नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सौर्य एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे। हमने एक सीरीज़ शुरू करी थी, उत्तराखंड परीक्षावाणी रिवीजन सीरीज। देखिए फ्रेंड, इस सीरीज़ के अंतर्गत हम परीक्षावाणी का जो 16वां संस्करण है 2025 में लॉन्च हुआ है, उसको यहाँ पर चैप्टर वाइज पढ़ रहे थे। इसकी हमने 2 क्लासें यहाँ पर पढ़ ली थी, जिसके अंतर्गत हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था उत्तराखंड में अंतरिम सरकार, यानी कि अंतरिम विधानसभा में कितने मंत्री थे, कौन मुख्यमंत्री बने थे, इसके बारे में पढ़ लिया था। देखिए फ्रेंड, जिन्होंने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहाँ पर हमने परीक्षावाणी का जो 16वां संस्करण है पहले टॉपिक से संबंधित क्लास शुरू करी है। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है, इसमें उत्तराखंड की प्रथम निर्वाचित विधानसभा, यानी कि इससे पहले अंतरिम विधानसभा थी जिसमें चुनाव नहीं हुए थे और सरकार का गठन किया गया था बिना चुनाव किए। उसमें पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी जी हमने पढ़े थे, दूसरे उसमें भगत सिंह कोश्यारी जी पढ़े थे। अब यहाँ पर निर्वाचित सरकार का गठन किया जाएगा। आज का इसमें पहला पॉइंट है, राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव 14 फरवरी 2002 को होते हैं, यानी कि राज्य के अंदर अब चुनाव हो गए हैं, इससे पहले चुनाव नहीं हुए थे। और चुनाव होने के बाद 2 मार्च 2002 को कांग्रेस इसमें जीतती है, और कांग्रेस के जो एमएलए हैं, यानी कि विधायक हो गए, कांग्रेस के जो विधायक हैं नारायण दत्त तिवारी, ये प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री यहाँ पर बनते हैं। देखिए फ्रेंड, उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो नारायण दत्त तिवारी थे, जबकि पहले कौन थे? नित्यानंद स्वामी, क्रम में तीसरे हैं और निर्वाचित पहले हैं। ये पॉइंट भी आपको याद रखना। इन्होंने शपथ कब ली थी? 2 मार्च 2002 को। अगला पॉइंट है, उत्तराखंड का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी थे, जैसे कि मैंने बताया है। अगर इस चुनाव में महिलाओं की बात करें तो 4 महिलाएं यहाँ पर चुन के जाती हैं, यानी कि पहली विधानसभा चुनाव में 4 महिलाएं जीतती है, जिसमें 2 कांग्रेस की थी और 2 बीजेपी की इसमें शामिल थी। अगर इस विधानसभा में अध्यक्ष की बात करें तो निर्वाचित विधानसभा में पहले अध्यक्ष थे यशपाल आर्य, जबकि इससे पहले कौन थे? प्रकाश पंत थे, वो अंतरिम सरकार में थे, यानी कि जब चुनाव नहीं हुए थे। और निर्वाचित सरकार में पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? यशपाल आर्य जी थे, ये भी आपको याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे दूसरी निर्वाचित विधानसभा। दूसरी निर्वाचित विधानसभा यानी कि दूसरी बार चुनाव कब हुए हैं? तो दूसरी बार चुनाव की बात करें तो 21 फरवरी 2007 को दूसरी बार विधानसभा के चुनाव होते हैं। इसमें अगर महिलाओं की बात करें तो 4 महिलाएं इसमें भी निर्वाचित होकर जाती हैं या जीत के जाती हैं। और 8 मार्च 2007 को भाजपा के जो विधायक हैं मेजर जनरल भुवनचंद खंडूड़ी, इन्हीं को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया जाता है, यानी कि दूसरे निर्वाचित और क्रम में चौथे मुख्यमंत्री कौन है? भुवनचंद खंडूड़ी जी है, जो कब बने थे? तो 8 मार्च 2007 को बने थे। और दूसरी विधानसभा के चुनाव कब हुए? तो 21 फरवरी 2007 को हुए थे। और इस विधानसभा में 4 महिलाएं जीत के गई थी या निर्वाचित हुई थी। अगला, इसमें अगर अध्यक्ष की बात करें तो इस विधानसभा में अध्यक्ष थे हरबंस कपूर, जो कि क्रम में तीसरे और निर्वाचित सरकार में दूसरे थे। अब है तीसरी विधानसभा चुनाव, यानी कि तृतीय निर्वाचित विधानसभा। तीसरे चुनाव की अगर बात करें तो 30 जनवरी 2012 को तीसरे चुनाव हुए थे। और इसमें इस बार महिलाओं की संख्या कितनी होगी? तो 5 होगी। तो तीसरी विधानसभा में महिलाएं 5 थी। अगर इसमें अध्यक्ष की बात करें कि विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो गोविंद सिंह कुंजवाल जी थे, ये कांग्रेस से थे, तो गोविंद सिंह कुंजवाल, जो कि क्रम में चौथे नंबर के थे, ये भी आपको नोट रखना है। अगर इस चुनाव की बात करें कि इसमें मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो 13 मार्च 2012 को कांग्रेस के जीतने के कारण कांग्रेस के जो एमएलए थे या विधायक थे विजय बहुगुणा, तो विजय बहुगुणा को निर्वाचित सरकार यानी कि 7वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाती है, यानी कि उत्तराखंड के 7वें मुख्यमंत्री थे। परंतु बाद में क्या होता है, इनकी पार्टी में अनबन होती है। तो 31 जनवरी 2014 को जो बहुगुणा जी हैं, यानी कि विजय बहुगुणा, ये इस्तीफा दे देते हैं, और इनकी जगह जो मुख्यमंत्री हैं 1 फरवरी 2014 को हरीश रावत बनते हैं, जो कि 8वें मुख्यमंत्री थे। ये भी आपको याद रखना है। विजय बहुगुणा के बाद कौन बने हैं? हरीश रावत बने हैं 1 फरवरी 2014 को। अगली है चतुर्थ विधानसभा, यानी कि चौथी बार चुनाव हुए हैं, 15 फरवरी 2017 को हुए हैं। इसके परिणाम की अगर बात करें तो 11 मार्च 2017 को इसके परिणाम आए हैं, यानी कि चुनाव का रिजल्ट आया है। और इसमें भी 5 महिलाएं जीत के आई है, जिसमें 3 भाजपा की थी, 2 कांग्रेस की थी। अगर इस चुनाव की बात करें तो इसमें मुख्यमंत्री कौन बनाएंगे, तो 18 मार्च को खैरागढ़ के जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं,
इन्हीं को इसमें 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। तो 9वें मुख्यमंत्री कौन थे? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे। देखिए फ्रेंड, मुख्यमंत्री के साथ की अगर बात करें कितने इसमें कैबिनेट में मंत्री थे, तो मुख्यमंत्री सहित 9 मंत्री उत्तराखंड कैबिनेट में थे, जिसमें 7 कैबिनेट मंत्री और 2 स्वतंत्र प्रभार के मंत्री थे। इन सबको शपथ दिलाई गई थी। इसमें अगर विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो चौथी विधानसभा में अध्यक्ष थे 22 मार्च 2017 को प्रेमचंद्र अग्रवाल जी यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए थे। अगला है 5वीं निर्वाचित विधानसभा, यानी कि 5वें चुनाव कब हुए हैं? तो 5वें चुनाव 14 फरवरी 2022 को संपन्न हुए हैं। अगर इस निर्वाचन के रिजल्ट की बात करें तो 10 मार्च 2022 को इस चुनाव के परिणामों की घोषणा की गई थी। इस घोषणा के साथ ही उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों में से भाजपा को 47 मिली है और कांग्रेस को 19 मिली है। इसी के साथ जो बहुजन समाजवादी पार्टी है उसको 2 सीटें मिली थी और 2 सीटें अन्य पार्टियों को यहाँ पर प्राप्त हुई थी। सबसे ज़्यादा बीजेपी के सदस्य थे, जिस कारण दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ उनकी जीत हुई और 45 वर्षीय पुष्कर सिंह धामी जी को 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। अगला पॉइंट है, इसमें जो 5वीं विधानसभा है इसमें 8 महिलाएं जीत के गई हैं, जिसमें से 6 भाजपा की और 2 कांग्रेस की प्रत्याशी थी। देखिए फ्रेंड, इस विधानसभा में यानी कि जो 5वीं विधानसभा है लास्ट 2022 में जो चुनाव हुए थे, तो इसके अध्यक्ष की अगर बात करें तो इसके अध्यक्ष जो रितु खंडूड़ी जी हैं वो बनाई गई, जो कि पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर चुनी गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है, उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन है? रितु खंडूड़ी हैं, जो कि कोटद्वार विधानसभा सीट से जीती थी। अब आपको ये याद रखना है, पहली विधानसभा में 4 महिलाएं आई थी, दूसरी में भी 4 आई है, तीसरी में 5 आई है, चौथे में 5 आई है और 5वीं जो विधानसभा चुनाव है उसमें 8 महिलाएं जीत के आई हैं। तो ये आंकड़ा भी आपको याद रखना है। और विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो वो रितु खंडूड़ी जी हैं, जिनको 26 मार्च 2022 को चुना गया था। अब हम पढ़ेंगे समितियां। विधानसभा के अंदर जो भी समितियां होती हैं उनके बारे में यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए फ्रेंड, अगर बात करें कि जो समितियां हैं ये क्यों बनाई जाती हैं, समितियों को बनाने का प्रायोजन क्या होता है, क्यों ये बनाई जाती है, तो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं या फिर जो विधायक होते हैं उनके पास इतना समय और सुविधाएं नहीं होती है कि वो प्रत्येक मामले को गहनता से विचार करें या फिर प्रत्येक मामले को पर्सनली सुलझाएं। उनको संचालित करने के लिए इन समितियों का यहाँ पर गठन किया जाता है। अगर इन समितियों की बात करें तो ये समितियाँ क्या करती हैं, ये अपने अपने विषयों पर गहनता से विचार करती हैं और उसके बाद जो रिपोर्ट है वो सरकार को देती है कि इतना काम हुआ है, इतना नहीं हुआ है, कौन सा काम किस क्षेत्र के लिए है। इस टाइप से अपने अपने विषयों पर काम करती हैं और अपनी रिपोर्ट सरकार को देती हैं। अगर समितियों की बात करें तो प्रमुख समितियां जैसे कि विधानसभा में कौन सी बनाई जाती हैं? प्रत्यायोजित विधि निर्माण समिति, जिसका कार्य कानून बनाना होता है ना। आसवन समिति है, इसी के साथ साथ लोक लेखा समिति है, लोक लेखा समिति जो कि लोकसभा में भी होती है। निगम समिति है, इसी के साथ साथ विशेषाधिकार समिति होती है, याचिका समिति होती है और आवास समिति होती है। तो इस प्रकार की जो समितियाँ हैं, तो आपको ये याद रखना है विधानसभा में समितियों का गठन क्यों किया जाता है। सरकार के कार्यों को पूर्ण करने के लिए इन समितियों का गठन किया जाता है। सरकार के जो भी कार्य हैं सारी समितियों के माध्यम से पूर्ण होते हैं। अगर आप बात करें कि नेता विरोधी दल यानी कि जो विपक्ष है उसका नेता, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। विपक्ष के पार्टी का जो मुख्य नेता होता है। देखिए फ्रेंड, उत्तराखंड की अगर बात करें तो राज्य की विधानसभा में दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी है यानी कि जो विरोधी दल है उसी के नेता को तो उसको सरकार मान्यता देते हुए राज्य के कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान सुविधाएं प्रदान करती है। यानी कि सरकार के अधीन जो भी मंत्री हैं उनके समान जो सुविधाएं हैं वो किसे दी जाती हैं? तो विपक्षी दल का जो नेता होता है, कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं उनके समान यहाँ पर सुविधाएं दी जाती है। ये भी आपको याद रखना है। विधानसभा में किस नेता को कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान सुविधाएं दी जाती हैं? तो विरोधी दल के नेता को दी जाती हैं, जो भी विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी होगी उसके मुखिया को। अब अगला पॉइंट है इसमें संसद में प्रतिनिधित्व, यानी कि उत्तराखंड से संसद में कितने लोग भेजे जाते हैं, कितने सदस्य यहाँ से चुन के जाते हैं जो MP बनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सबसे पहले अगर संसद की बात करें, संसद कहते किसे हैं? तो संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। एक तो होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा और तीसरा होता है राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। इन तीनों से मिलकर संसद बनी होती है। ये मैंने शुरुआत में बताया था कि विधानसभा किससे मिलकर बनी होती है और संसद किससे मिलकर बनी होती है। सभा के समान राज्य में कौन होता है और राज्यसभा के समान
राज्य में कौन होता है और राष्ट्रपति के समान राज्य में कौन होता है, ये सब पिछली क्लास में हो गया था। इसमें सबसे पहले है राज्य में जो लोकसभा की सीटों की अगर बात करें तो लोकसभा की 5 सीटें हैं और राज्यसभा की सीटों की बात करें तो राज्यसभा की 3 सीटें हैं। लोकसभा की सीट कौन कौन सी हैं, एक तो अल्मोड़ा है जो कि एससी के लिए आरक्षित है, ये भी आपको याद रखना कौन सी लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, अल्मोड़ा सीट है। उसके बाद पौड़ी सीट है, टिहरी है, चौथी नैनीताल है और 5वीं हरिद्वार है। तो 5 सीट लोकसभा की उत्तराखंड से है। अगर 2008 के परिसीमन के बाद देखें, 2008 में परिसीमन हुआ था। परिसीमन कहते किसे हैं, ये भी पहले हो गया था कि सीटों को घटाना या बढ़ाना, जनसंख्या के आधार पर सीटों को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। जनसंख्या ज़्यादा है तो सीटें बढ़ाते हैं, कम है तो घटाते हैं। 2008 के परिसीमन के अनुसार अगर देखें, प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 14 विधानसभा सीटें आती हैं। जैसे 5 विधानसभा सीटें उत्तराखंड के अंदर हैं तो एक सीट में कितने विधानसभा क्षेत्र होंगे, 14 होंगे। वैसे ही दूसरे में भी 14 होंगे। तो टोटल सब में 14 जोड़ोगे तो टोटल होता है 70 सीटें, यानी कि 5 लोकसभा सीटों के अंतर्गत विधानसभा की 70 सीटें हैं। एक लोकसभा सीट के अंतर्गत विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो 14 सीटें हैं। वैसे 5 के अंतर्गत कितनी है, तो 70 सीटें हैं, ये भी आपको याद रखना है। अल्मोड़ा की सीट एससी के लिए है, जैसे कि मैंने बताया है, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अब हम इसमें पढ़ेंगे न्यायपालिका। न्यायपालिका यानी कि न्यायालय जो हाईकोर्ट होता है उसके बारे में। देखिए भाई, न्यायपालिका की अगर बात करें तो न्यायपालिका शासन का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है और इसका जो मुख्य कार्य है वो विधि की व्याख्या करना है। विधि यानी कि कानून की व्याख्या करना है। कहीं पे सरकार कुछ गलत करती है या फिर जनता कुछ गलत करती है, कोई भी कुछ गलत करता है तो उसका निर्णय कौन करेगा, तो न्यायपालिका करेगी। यानी कि कानून की व्याख्या करना किसका कार्य है, तो न्यायपालिका का कार्य है। अब यहाँ पर न्यायपालिका के बारे में सबसे पहला जो पॉइंट है, जो न्यायपालिका है वो विधायिका एवं कार्यपालिका पर वहाँ तक नियंत्रण स्थापित करती है जहाँ तक ये निकाय, विधान और संविधान से परे जाकर कार्य करने लगते हैं। देखिए फ्रेंड, कहने का अर्थ है विधायिका। देखिए फ्रेंड, ये मैंने पहले भी बताया था विधायिका क्या होती है। सीधे सीधे जो सरकार है, कार्यपालिका जो मंत्रिपरिषद यानी कि जो कार्य करवाते हैं, इन पर नियंत्रण कौन रखता है, तो न्यायपालिका रखती है। न्यायपालिका यानी कि हाईकोर्ट रखता है। अब कैसे नियंत्रण रखती है ये भी समझते हुए चलेंगे। अगर सरकार कुछ गलत करती है या कार्यपालिका कुछ गलत करती है, जो हाईकोर्ट है वो वहाँ पर रोक लगाएगा, अपना बीच में पेंच चढ़ाएगा कि सरकार ने ये गलत किया है, ये फैसला बदलना होगा। तो इसीलिए जो कार्यपालिका या विधायिका है वो हमेशा संविधान के अकॉर्डिंग चलती है। जहाँ पर भी गलत होगा तो हाईकोर्ट बीच में आ जाएगा। तो जो न्यायपालिका है सरकार पर नियंत्रण करती है, यानी कि विधायिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। विधायिका, कार्यपालिका, इसके बारे में मैंने पहली क्लास में पढ़ाया था, होता क्या है। देखिए पर न्यायपालिका यानी कि जो हाईकोर्ट है वो नागरिकों के अधिकारों का रक्षक है। इनकी प्रत्येक नागरिक का जो अधिकार है उसकी रक्षा कौन करता है, न्यायपालिका करता है। कैसे करता है, अगर व्यक्ति के अधिकार का हनन हो रहा है तो वो न्याय के लिए हाईकोर्ट जा सकता है, न्यायपालिका के पास जा सकता है, तो वहाँ उसको न्याय मिलेगा। नागरिकों के अधिकारों का रक्षक एवं संविधान का सजग प्रहरी किसे कहा जाता है, तो न्यायपालिका को कहा जाता है। संविधान का सजग प्रहरी यानी कि संविधान का रक्षक भी कौन है, तो न्यायपालिका है। चाहे वो हाईकोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। यहाँ पर हाईकोर्ट पढ़ रहे हैं या उच्च न्यायालय पढ़ रहे हैं तो उसी के बारे में बात करेंगे। संविधान का रक्षक भी कौन है, न्यायपालिका है, क्योंकि जो सरकार है संविधान का गलत फायदा उठाएगी तो न्यायपालिका बीच में आएगी, इसलिए संविधान का रक्षक न्यायपालिका। अगला है प्रदेश में यानी कि उत्तराखंड में न्याय प्रशासन के शीर्ष पर एक उच्च न्यायालय की स्थापना भी की गई है, यानी कि उत्तराखंड में हाईकोर्ट की भी स्थापना की गई है। और जो उच्च न्यायालय होता है, हाईकोर्ट होता है, उसके नियंत्रण में अनेक न्यायालय आते हैं जिनको अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं, जो उसके नियंत्रण में आते हैं। जैसे कि जिला के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है या जिला न्यायालय होता है, पारिवारिक न्यायालय होता है, इसी के साथ साथ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण होता है, विधिक सेवा समितियां होती हैं। ये सारी किसके अधीन आती हैं, तो हाईकोर्ट के अधीन आती हैं। ये भी आपको नोट रखना है। अब इसमें अगला पढ़ेंगे हाईकोर्ट या उच्च न्यायालय। देखिए फ्रेंड, उच्च न्यायालय की अगर बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 214 में इसकी बात कही गई है। आर्टिकल 214 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया जाएगा, कि प्रत्येक राज्य में हाईकोर्ट होगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो प्रत्येक राज्य में हाईकोर्ट की व्यवस्था की जाएगी। परंतु आपको ये याद रखना है कोर्ट का गठन किस आर्टिकल में है, तो 216 में है। ये बात तो कही गई है 214 में कि प्रत्येक राज्यों के लिए हाईकोर्ट होगा, परंतु जब गठन किया जाएगा तो आर्टिकल 216 के तहत किया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। अगर बात करें उत्तराखंड पुनर्गठन अधिनियम 2000 के बारे में, तो उत्तराखंड पुनर्गठन अधिनियम 2000 के
भाग 4 में नवगठित उत्तराखंड राज्य हेतु उच्च न्यायालय का प्रावधान था, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड हाईकोर्ट की स्थापना की जाती है 9 नवंबर सन 2000 को नैनीताल के अंदर। देश का 20वां उच्च न्यायालय था, ये भी आपको याद रखना है। देश के 20वें नंबर का हाईकोर्ट कौन सा है, तो उत्तराखंड हाईकोर्ट है। और गठन कब किया जाता है, तो 9 नवंबर सन 2000 को, यानी कि जिस दिन राज्य का गठन होता है उसी दिन उत्तराखंड हाईकोर्ट का भी गठन होता है आर्टिकल 216 के तहत। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 127 की अगर बात करें तो आर्टिकल 127 क्या कहता है कि उच्च न्यायालय को राज्य के अन्य न्यायालयों और न्यायाधिकारियों के अधीक्षण का पूरा अधिकार है। यानी कि जो राज्य का हाईकोर्ट है उसको पूरा अधिकार है कि जो राज्य में अन्य न्यायालय है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, विधिक सेवा प्राधिकरण है, इस टाइप के जो न्यायपालिकाएं हैं वो किसके अधीन है, तो उच्च न्यायालय के अधीन है, उसका अधीक्षण करने का पूरा अधिकार है। देखिए फ्रेंड, वर्तमान में उत्तराखंड हाईकोर्ट की बात करें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है, तो 11 है। यानी कि उत्तराखंड हाईकोर्ट में कितने न्यायाधीश हैं, तो 11 न्यायाधीश होते हैं। अगर उत्तराखंड के अंदर पहली बार न्यायाधीश की बात करें तो पहले न्यायाधीश कौन थे, तो पहले मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति अशोक अभयंकर देसाई जी, ए देसाई जिनको कहते हैं, ये पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और प्रथम रजिस्ट्रार जनरल की अगर बात करें तो वो GCM रावत जी थे। दोनों आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड, मुकदमों के शीघ्र निपटारे की अगर बात करें तो मुकदमों के शीघ्र निपटारे हेतु PIB के अनुसार अक्टूबर 2024 तक राज्य में कुल 28 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स थे, जिनमें से अब मात्र 4 ही क्रियाशील हैं। देखिए फ्रेंड, फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होता है, त्वरित न्यायालय, त्वरित न्यायालय जिनको हिंदी में कहते हैं, जिनका काम होता है तुरंत केस को निपटाना, केस का निपटारा या फैसला करना, इसलिए उनको कहते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट या फिर त्वरित न्यायालय। शीघ्र ही विवाद का निपटारा करना, जो भी विवाद है या जो भी केस है उसका निपटारा करना, इसीलिए इन फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाता है। अगला पॉइंट है राज्य में लोक अदालतों की भी व्यवस्था की गई है, जो लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करती हैं। राज्य में निःशुल्क कानूनी सहायता कौन प्रदान करता है, तो लोक अदालतें करती हैं, फ्री में ये न्याय करती हैं, कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड, अगर बात करें इन लोक अदालतों की व्यवस्था और संचालन कौन करता है, तो इनकी व्यवस्था और संचालन के लिए सरकार ने उत्तराखंड कानूनी सहायता एवं परामर्श बोर्ड का गठन किया है, और यही उत्तराखंड कानूनी सहायता और परामर्श बोर्ड इन लोक अदालतों की व्यवस्था और संचालन करता है। अगला पॉइंट है राज्य के विभिन्न जिलों में बोर्ड इकाइयों का भी गठन किया गया है, जिन्हें जिला कानूनी सहायता और परामर्श समिति कहा जाता है। राज्य में प्रत्येक जिलों में कानूनी सहायता के लिए किसका गठन किया गया है, तो जिला कानूनी सहायता एवं परामर्श समिति का गठन किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसके साथ साथ जो प्रदेश में पंचायती राज कानून है, इसके अंतर्गत न्याय पंचायतों का भी गठन किया गया है। यानी कि सबसे छोटे स्तर पर न्याय से संबंधित कौन सी संस्था है, तो न्याय पंचायतें होती है ना, प्रत्येक गांव या ग्राम सभा में होती है न्याय पंचायत। तो न्याय पंचायतों की बात करें तो ये 500 रुपये तक के मामलों की सुनवाई कर सकती है। तो जो न्याय पंचायतें होती हैं 500 रुपये तक की मामलों की सुनवाई कर सकती है, परंतु सज़ा नहीं दे सकती है। देखिए फ्रेंड, अगला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मार्च 2017 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजीव शर्मा एवं आलोक सिंह की पीठ ने गंगा एवं यमुना नदियों को जीवित संस्थाएं घोषित किया है और उन्हें मनुष्यों के समान अधिकार, कर्तव्य और दायित्व प्रदान किए हैं। देखिए फ्रेंड, कहने का अर्थ है कि जो गंगा और यमुना है, इन नदियों को जीवित संस्था, यानी कि जिस प्रकार से मनुष्य है या इंसान है वैसे ही इनको भी जीवित संस्था घोषित किया गया है, और मनुष्यों के समान ही इनको भी अधिकार दिया गया है, कर्तव्य दिया गया है और दायित्व प्रदान किया गया है। इनको जीवित संस्थाएं कब घोषित किया, तो मार्च 2017 में घोषित किया गया। इनको जीवित संस्था घोषित करने वाले न्यायाधीश कौन थे, तो राजीव शर्मा और आलोक सिंह थे। इनकी पूरी पीठ थी। पीठ यानी कि जो जूरी होती है, 5-6 लोगों का जो ग्रुप होता है, जूरी जिसे कहते हैं, तो इनमें मुख्य थे राजीव शर्मा और आलोक सिंह। हम पढ़ेंगे लोकायुक्त। देखिए फ्रेंड, लोकायुक्त के बारे में पहला पॉइंट है राज्य शासन प्रशासन में अधिकारों के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार एवं कदाचार संबंधी शिकायतों एवं अभिकथनों का अन्वेषण करने व राज्य सरकार को इस संबंध में संस्तुति भेजने हेतु लोकायुक्त संगठन स्थापित करने संबंधी एक नया विधेयक राज्य विधानसभा में 1 नवंबर 2011 को पारित किया गया। यानी कि सीधे सीधे कहने का अर्थ है राज्य में लोकायुक्त विधेयक कब पारित किया गया, तो 1 नवंबर 2011 को पारित किया गया। इसका कार्य क्या होता है, क्यों ये विधेयक पारित किया गया, क्यों इसको बनाया गया है, तो प्रशासन में जो अधिकारों का दुरुपयोग होता है या फिर भ्रष्टाचार होता है, इससे संबंधी जो शिकायतें हैं
इनका निवारण करने के लिए इसका गठन किया गया है। देखिए फ्रेंड, अगर बात करें कि लोकायुक्त का अन्य काम क्या है, लोकायुक्त हमेशा उन चीज़ों की जांच करता है जिसमें उसे लगता है कि सरकार द्वारा कुछ गलत किया गया है, जैसे कि अधिकारों का हनन हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, या शिकायतें संबंधी जो मामले हैं, ये सारी जांच कौन करता है, तो लोकायुक्त करता है। अगर लोकायुक्त के बारे में बात करें कि इसकी जांच के दायरे में कौन कौन आते हैं, तो मुख्यमंत्री आता है, मुख्यमंत्री के साथ साथ सारे मंत्री आते हैं, विधायक आते हैं, जितने भी IAS अधिकारी हैं और लोक सेवक हैं, ये सारे लोकायुक्त के जांच के दायरे में आते हैं। इन सब की ये जांच कर सकता है, चाहे वो भ्रष्टाचार से संबंधित हो या कदाचार संबंधी जो शिकायतें हैं, कदाचार यानी कि जो उनके कार्यों से संबंधित शिकायतें हैं, या फिर अधिकारों का दुरुपयोग हो। तो इस प्रकार की जो शिकायतें हैं, इनके कारण जो लोकायुक्त है वो सरकार को जांच के दायरे में ला सकता है, इसका अधिकार है। और जो नया कानून बना है उसके अनुसार जो लोकायुक्त संगठन है उसमें एक अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो 7 सदस्य तक हो सकते हैं। तो राज्य में लोकायुक्त विधेयक कब पारित हुआ, तो 1 नवंबर 2011 को पारित हुआ। और लोकायुक्त संगठन में कितने सदस्य होते हैं, तो अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो 7 सदस्य भी हो सकते हैं। इसका कार्य क्या है, मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रीगण या विधायक हैं, बड़े बड़े जो IAS अधिकारी हैं या फिर PCS अधिकारी हैं, इन सब की जांच करना। यदि उनकी शिकायत आती है, वो अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, तो सारी जांच कौन करेगा, लोकायुक्त करेगा। अगला पॉइंट है नई विधेयक, जो नया बिल आया है 1 नवंबर 2011 को, जो लोकायुक्त विधेयक बना था, इसके अनुसार किसी भी शिकायत की सुनवाई के लिए जो लोकायुक्त है उसके 3 विंग होते हैं। तो 3 विंग कौन कौन से हैं, एक तो अन्वेषण शाखा है, दूसरी अभियोजन शाखा है और तीसरी न्यायिक शाखा है। तो लोकायुक्त संगठन के कितने विंग हैं, तो 3 हैं, अन्वेषण शाखा, अभियोजन शाखा और न्यायिक शाखा। नेक्स्ट पॉइंट है किसी शिकायत या आवेदन पर या फिर स्वतः किसी मामले में संज्ञान लेकर लोकायुक्त नोटिस भेज सकता है। अगर लोकायुक्त के पास कोई शिकायत चली गई है, ये किसी भी अधिकारी को नोटिस भेज सकता है, कहने का अर्थ यही है। इसके अलावा जो राज्य विजिलेंस या सतर्कता इकाई है, VC जिसको कहते हैं, विजिलेंस कमेटी, तो ये भी लोकायुक्त के अधीन रखी गई है। तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड, अब पढ़ेंगे हम पंचायती राज व्यवस्था। देखिए फ्रेंड, अगर पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। त्रिस्तरीय यानी कि 3 स्तर पर, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। ये त्रिस्तरीय व्यवस्था की अगर बात करें तो भारत में ये किसने दी है, तो बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सारणी तैयार की थी। बलवंत राय मेहता, ये भी आपको याद रखना है। बलवंत राय मेहता समिति कब की है, 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया जाता है। इन्हीं के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की जाती है। और इसकी शुरुआत की बात करें तो 1959 में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले से होती है। ये भी आपको याद रखना है, राजस्थान के नागौर जिले से। अब उत्तराखंड में अगर बात करें कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कब लागू की गई या अधिनियम कब लागू किया गया, तो उत्तर प्रदेश के बेस पे सबसे पहले यहाँ पर 15 अगस्त 1947 को संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 के तहत लागू किया गया था। यानी कि तब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, यानी कि जो संयुक्त प्रांत है उसी का हिस्सा था। तो संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 बनता है और इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश और पूरे गढ़वाल या कुमाऊं क्षेत्र में 15 अगस्त 1947 को इसको लागू किया जाता है। अगला पॉइंट है 1961 में इस व्यवस्था को किस अधिनियम के तहत इसको 3 भागों में बांटा गया, तो उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961। इसी के तहत जो पंचायती राज है उसको 3 भागों में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बांटा गया। और ये व्यवस्था किसने दी थी, तो बलवंत राय मेहता ने 1957 में दी थी। अगला पॉइंट इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, तो 22 अप्रैल 1994 को इसे संवैधानिक निकाय के रूप में, यानी कि जब 73वां संविधान संशोधन होता है उत्तर प्रदेश पंचायती विधि संशोधन विधेयक के तहत 1994 में इसको लागू किया जाता है। यानी कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, तो 73वां संविधान संशोधन के तहत 1993-94 के बीच इसको दिया गया। 93 में संशोधन होता है और 94 में ये लागू होता है। अगला पॉइंट है कि मार्च 2002-03 के बाद जब पहली निर्वाचित सरकार बनती है, सरकार मार्च 2008 में पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करती है और पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50%।
सरकार द्वारा किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है, तो 50% है। कब इसको 33 से बढ़ाकर 50 किया गया, तो मार्च 2008 में किया गया। भुवनचंद खंडूड़ी जी की सरकार थी, यानी कि मुख्यमंत्री भुवनचंद खंडूड़ी जी थे। अब हम पढ़ेंगे राज्य में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था। जैसे कि मैंने बताया है, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे हम जिला पंचायत, जो कि पंचायतों में सबसे बड़ी होती है। इसके बारे में पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि यह पंचायती राज व्यवस्था का सबसे शीर्ष निकाय है। शीर्ष निकाय यानी कि सबसे ऊपर का भाग है, सबसे बड़ा है। और इसके सदस्यों के चुनाव की अगर बात करें, तो इसके सदस्यों का चुनाव 18 वर्ष या इससे अधिक आयु वाली जो जनता है उनके द्वारा किया जाता है। देखिए फ्रेंड, आजकल पंचायत चुनाव के लिए प्रचार चल रहा है, पंचायत चुनाव होने वाले हैं। तो उसमें आपने देखा होगा, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत तीनों के लिए सदस्य उठते हैं। तो उनको वोट कौन देता है, तो जनता देती है, या 18 वर्ष के ऊपर व्यक्ति हैं, जो लोग हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, तो वही इनको वोट देते हैं। सीधे सीधे जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव कौन करता है, तो 18 वर्ष से ऊपर की जो जनता है उनके द्वारा इनको चुना जाता है। और यदि जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करें, तो इनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को जनता नहीं चुनती है। इनको कौन चुनता है, जो सदस्य जनता ने चुने हैं वही सदस्य अपने में से किसी एक को अध्यक्ष और किसी एक को उपाध्यक्ष चुनते हैं। ये आपको याद रखना है। जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, तो जिला पंचायत सदस्य करते हैं। अगर बात करें कि जिला पंचायत जो होती है उसमें कौन कौन भाग ले सकता है, कौन कौन भाग नहीं ले सकता है, उसके बारे में भी क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कि जिला पंचायत की जो बैठकें होती है उनमें कौन कौन भाग लेते, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, राज्य विधानसभा सदस्य और जिला पंचायत के पदेन सदस्य, यानी कि जिला पंचायत के अंदर जो सदस्य हैं वो तो लेंगे ही लेंगे। इसके अलावा लोकसभा सदस्य, यानी कि वह व्यक्ति जो जिला पंचायत के क्षेत्र के एरिया से सदस्य बना है, तो वो सदस्य किस में भाग ले सकता है, तो जिला पंचायत में ले सकता है। मान लिया जाए कोई क्षेत्र जिला पंचायत का क्षेत्र है और यहीं से एक व्यक्ति लोकसभा में मेंबर भी है, तो वो लोकसभा मेंबर यानी कि वह व्यक्ति इस जिला पंचायत की बैठक में भाग ले सकता है। वैसे ही राज्यसभा सदस्य के लिए भी है। इसी जिला पंचायत के क्षेत्र से कोई व्यक्ति अगर राज्यसभा में सांसद है तो वो भी इस जिला पंचायत की बैठक में भाग ले सकता है। वही चीज़ राज्य विधानसभा सदस्य के लिए भी है। इसी जिला पंचायत के क्षेत्र से कोई व्यक्ति विधानसभा में विधायक है तो वो भी जिला पंचायत की कार्रवाइयों में भाग ले सकता है। कहने का अर्थ यही है। देखिए फ्रेंड, ये इन कार्रवाई में भाग भी ले सकते हैं और मत भी दे सकते हैं। मत यानी कि वोटिंग भी कर सकते हैं। जब कोई प्रस्ताव पारित कराना हो तो ये अपना वोट भी दे सकते हैं। परंतु जो अविश्वास प्रस्ताव है उस समय ये वोट नहीं दे सकते। अविश्वास प्रस्ताव यानी कि किसी सदस्य को हटाना है या अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाना है, उनके खिलाफ प्रस्ताव लाया जाता है, उसी को अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं। तो इस समय जो लोकसभा सदस्य है, राज्यसभा सदस्य है या विधानसभा का सदस्य है, ये वोटिंग नहीं कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है, अगर जिला पंचायत के सचिव की बात करें तो इसका जो सचिव होता है उसको कहते हैं मुख्य विकास अधिकारी या फिर पंचायती राज अधिकारी। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। जिला पंचायत का सचिव कौन होता है, DDO यानी कि O यानी कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, या फिर इसी को कहते हैं हम DPRO, डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर, यानी कि DPRO पंचायती राज अधिकारी। तो इन दोनों में से कोई एक जिला पंचायत का सचिव होता है। अगला पॉइंट है, जिला पंचायत अपने सदस्यों में से 6 प्रकार की समितियां बनाती हैं, जो इस प्रकार से है। देखिए फ्रेंड, जब मैंने पढ़ाया था विधानसभा, आपने पिछली क्लास में देखा होगा विधानसभा या फिर लोकसभा के बारे में भी मैंने बताया था कि जो सरकार है वो क्या करती है, अपने कार्य के संचालन के लिए संसद के अंदर या फिर विधानसभा के अंदर बहुत सारी समितियों का गठन करती है। वैसे ही जिला पंचायत भी क्या करती है, अपने कार्यों को संचालन करने के लिए 6 प्रकार की समितियों का निर्माण करती है। तो जैसे कि नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, इसी के साथ साथ स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, प्रशासन की समिति, जल प्रबंधन समिति तथा निर्माण कार्य समिति। तो जिला पंचायत कितने समितियों का गठन करती है, तो 6 प्रकार की समितियों का गठन करती है। ये समितियां जिला पंचायत के सदस्यों का कार्य आसान करती हैं। जिला पंचायत का जो कार्य होता है उनको संचालन करने के लिए इन समितियों का गठन किया जाता है। ये आपको याद रखना है।
अगला है क्षेत्र पंचायत, जो कि पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तंभ है, यानी कि ऊपर से दूसरा है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में क्षेत्र पंचायत को मध्य स्तरीय निगमित निकाय कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया, दूसरा निकाय कौन है? क्षेत्र पंचायत है। इसके अध्यक्ष और प्रमुख की अगर बात करें, ये अध्यक्ष को प्रमुख तथा उपाध्यक्ष को उप प्रमुख कहते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। क्षेत्र पंचायत का प्रमुख भी होता है या फिर उसी को अध्यक्ष कहते हैं, उपाध्यक्ष जिसको उप प्रमुख कहते हैं। अब हम बात करें कि इनके अलावा एक व्यक्ति और होता है जिसको कनिष्ठ उप प्रमुख भी कहते हैं। कनिष्ठ यानी कि छोटा। 3 लोग हैं, एक तो अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष है, एक है कनिष्ठ उप प्रमुख। अगर क्षेत्र पंचायत के सदस्यों की बात करें तो यहाँ भी वही चीज़ लागू होती है जो जिला पंचायत के सदस्यों पर होती है। इनका चुनाव भी कौन करता है? 18 या उससे ऊपर की जो जनता है जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, तो वो क्या करते हैं? इनको वोट देते हैं। और क्षेत्र पंचायत में अगर सदस्यों की बात करें तो क्षेत्र पंचायत में कितने सदस्य हो सकते हैं? तो कम से कम 20 एवं अधिकतम 40 सदस्य हो सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं और ना ही 20 से कम हो सकते हैं। ये भी आपको याद रखना है। क्षेत्र पंचायत में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 20 से 40 के मध्य। अब इसके अध्यक्ष यानी कि प्रमुख, उपाध्यक्ष यानी कि उप प्रमुख, इनके चुनाव की अगर बात करें तो यहाँ भी सेम होता है जैसे जिला पंचायत में होता है। जो क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं जिनको जनता ने भेजा है, वही लोग क्या करते हैं? अपने में से एक को अध्यक्ष और दूसरे को उपाध्यक्ष चुनते हैं, यानी कि इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होता है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर चुनाव की 2 पद्धतियाँ हैं, एक तो अप्रत्यक्ष और दूसरा होता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष रीति किसे कहते हैं? जिसमें जनता इन्वॉल्व है, जिनका चुनाव जनता के वोट से हुआ है। जनता जो 18+ की जनता है, जिनका चुनाव इनके वोट से हुआ है, उसी को डायरेक्ट या प्रत्यक्ष इलेक्शन कहते हैं। और अप्रत्यक्ष, जहाँ पर जनता का कोई रोल नहीं है, जिनको सदस्य चुनते हैं, जो जनता ने सदस्य भेजे हैं, तो वो सदस्य अपने में से किसी व्यक्ति को अध्यक्ष तो किसी को उपाध्यक्ष चुनते हैं, तो उसी को कहते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। अगला पॉइंट है जो क्षेत्र पंचायत है, इसके अंतर्गत आने वाले ग्राम प्रधान, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, राज्य विधानसभा सदस्य और क्षेत्र पंचायत के पदेन सदस्य, यानी कि क्षेत्र पंचायत में जो सदस्य जनता द्वारा भेजे गए हैं, ये सारे क्या करते हैं? क्षेत्र पंचायत की बैठकों में भाग ले सकते हैं। जैसे कि जिला पंचायत की बैठकों में मैंने बताया था, जिस क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत कोई अगर क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत कोई लोकसभा में भी है, कोई राज्यसभा में भी है या फिर कोई विधायक भी है विधानसभा के अंदर, तो वो भी क्या करते हैं? इनकी बैठकों में भाग ले सकते हैं और इनके प्रस्तावों पर वोट दे सकते हैं। केवल प्रमुख या उप प्रमुख के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव पर मत नहीं दे सकते। जैसे कि मैंने जिला पंचायत में भी बताया है, अविश्वास प्रस्ताव पर सिर्फ इसी समिति के सदस्य वोट देते हैं। ये भी आपको याद रखना है। क्षेत्र पंचायत के अधीन कोई अविश्वास प्रस्ताव आता है तो सिर्फ क्षेत्र पंचायत के सदस्य ही वोट देंगे। वैसे ही जिला पंचायत में भी है। आगे अगला पॉइंट इसमें पढ़ेंगे। इस पंचायत के अगर सचिव की बात करें तो इसका सचिव होता है BDO, वो क्षेत्र पंचायत का सचिव होता है, ये आपको याद रखना है। और जिला पंचायत का सचिव होता है DDO या फिर DPRO। अगर इसमें समितियों की बात करें तो ये भी अपने कार्यों के संचालन के लिए 6 प्रकार की समितियों का निर्माण करती है। जैसे कि जिला पंचायत 6 प्रकार की समितियों का निर्माण करती है। और जो क्षेत्र पंचायत है, इसको जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत के बीच की कड़ी भी कहते हैं, यानी कि इनके बीच की कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है? तो क्षेत्र पंचायत को जाना जाता है। सबसे ऊपर जिला पंचायत है, सबसे नीचे ग्राम पंचायत है और मध्य में कौन है? क्षेत्र पंचायत है। अब हम पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर या सबसे निचला निकाय, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की अगर बात करें तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर सबसे निचले स्तर की पंचायत होती है, जैसे कि मैंने बताया है। अगर ग्राम पंचायत के गठन की बात करें कि ग्राम पंचायत के गठन के लिए कितनी आबादी होनी चाहिए, तो पर्वतीय क्षेत्रों में कम से कम 500 और मैदानी क्षेत्रों में 1000 और अधिकतम जो संख्या होनी चाहिए 10,000 होनी चाहिए। यानी कि ग्राम पंचायत के लिए पहाड़ों में 500 जनसंख्या होनी चाहिए, मैदानी क्षेत्रों में 1000 जनसंख्या होनी चाहिए, तभी उस क्षेत्र को ग्राम पंचायत घोषित किया जाएगा। और ग्राम पंचायत का गठन कौन करता है? तो राज्य सरकार करती है, ये भी आपको याद रखना है। अगर ग्राम पंचायत में सदस्यों की बात करें तो कम से कम 5 सदस्य होने चाहिए और अधिक से अधिक 15 सदस्य हो सकते हैं, यानी कि 5 से 15 के बीच सदस्य इसमें होते हैं। इससे ना तो ज़्यादा होंगे ना ही कम होंगे। जैसे क्षेत्र पंचायत में कितने हैं? 20 से 40 हैं। अगला पॉइंट है ग्राम पंचायत के सदस्यों एवं
अध्यक्ष यानी कि जो ग्राम प्रधान होता है, पंचायत का अध्यक्ष यही होता है। तो इसके चुनाव की अगर बात करें तो ग्राम पंचायत के सदस्य और अध्यक्ष यानी कि ग्राम प्रधान का चुनाव कौन करता है? तो 18 वर्ष से अधिक के जो लोग हैं वो इनको चुनते हैं, यानी कि जनता द्वारा ये चुने जाते हैं। अगला पॉइंट है जो ग्राम सभा है, इसके द्वारा एक उप प्रधान भी चुना जाता है। और जो ग्राम पंचायत के सदस्य, ग्राम प्रधान या उप प्रधान है, उनकी चुनने की आयु कम से कम 21 वर्ष यहाँ पर होनी चाहिए। यानी कि किसी भी व्यक्ति को ग्राम प्रधान बनने के लिए कितनी उम्र होनी आवश्यक है? तो 21 वर्ष की उम्र होनी आवश्यक है। अगला है इसमें उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम जो 2016 है, उसकी धारा 18 के अनुसार जो ग्राम प्रधान और उप प्रधान है उसके विरुद्ध प्रस्ताव के लिए निम्नलिखित जो उपबंध हैं वो किए गए हैं। यानी कि इनको अगर हटाने के लिए उपबंध किया गया है तो क्या क्या पॉइंट है उसमें, कैसे करके इनको हटाया जा सकता है। यदि ग्राम प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो अविश्वास प्रस्ताव के दौरान ग्राम सभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के 1/4 से अधिक सदस्यों द्वारा लिखित नोटिस पर हस्ताक्षर किया जाता है। यानी कि जब भी ग्राम प्रधान के विरुद्ध कोई प्रस्ताव लाया जाता है तो सबसे पहले तो ग्राम पंचायत के या ग्राम सभा के कितने सदस्य होने चाहिए? 1/4 यानी 1/4। अगर किसी ग्राम पंचायत में 15 सदस्य हैं तो उसका 1/4 वहाँ पर होने जरूरी है, उनके साइन होने जरूरी है, ये भी आपको याद रखना है। इसी के साथ साथ अन्य शर्त क्या है? इनमें से कम जो 5 सदस्य हैं उनके द्वारा प्रस्ताव को जिला पंचायती राज अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि ग्राम सभा के जो कम से कम 5 सदस्य हैं उनके द्वारा क्या किया जाना चाहिए? सबसे पहले इस प्रस्ताव को जिला पंचायती राज अधिकारी के पास व्यक्तिगत रूप से ले जाते हैं, क्योंकि उप प्रधान के विरुद्ध आधे से अधिक सदस्यों द्वारा नोटिस पर हस्ताक्षर किया जाता है तथा उनमें से कम 3 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव को जिला पंचायत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। कि सीधे सीधे कहने का अर्थ है ग्राम प्रधान को हटाना है तो कम से कम 5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पंचायती राज अधिकारी के पास ले जाना होता है, और उप प्रधान को हटाने के लिए कम से कम 3 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव ले जाना होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगली जो शर्त है, प्रधान एवं उप प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास होने की दशा में जो DPRO है, डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर, जो जिला पंचायत का सचिव होता है, उसके द्वारा प्रस्तावों की जांच कर एक विशेष बैठक बुलाई जाती है। वो यहाँ पर ग्राम पंचायत का जो भी प्रस्ताव आया है उसकी समीक्षा करेगा। इस बैठक में उसके बारे में बात होगी। इसी के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है, इस बैठक की जो सूचना है 15 दिन पूर्व ही दी जाती है। इससे संबंधित जो अन्य कार्य हैं उनको 30 दिन में पूर्ण करना होता है। अगर अगला पॉइंट देखें तो प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव बैठक के लिए गणपूर्ति कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या की आधी होगी तथा ग्राम सभा के कुल सदस्यों के आधे से अधिक बहुमत द्वारा प्रस्ताव को पारित समझा जाएगा। गणपूर्ति क्या होती है? यानी कि किसी भी कार्रवाई को शुरू करने के लिए कम से कम सदस्य, जैसे पंचायत में गणपूर्ति के लिए कितने सदस्य होते हैं? तो 1/3 होते हैं। यानी कि अगर पंचायत में टोटल 12 सदस्य है तो इसका 1/3 तो ये आ जाएगा 4 सदस्य। यानी कि पंचायत शुरू करने के लिए कम से कम 4 सदस्य होने चाहिए। गणपूर्ति इसी को कहते हैं। तो ये कह रहा है कि जो अविश्वास प्रस्ताव है उसकी बैठक के लिए गणपूर्ति कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या की आधी होगी। यानी कि उसकी बैठक के लिए जितने भी पंचायत में सदस्य हैं उसके आधे होने जरूरी है। अगला पॉइंट है, गणपूर्ति के अभाव में अथवा प्रस्ताव पारित न होने की दशा में 1 वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। अगर प्रस्ताव पास नहीं हुआ तो उसके बाद आप ग्राम प्रधान या फिर प्रमुख उप प्रमुख के विरुद्ध 1 साल तक प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है, जैसे कि मैंने बताया है, PDO होता है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, उसके 5 ग्राम पंचायतों का कार्य होता है। यानी कि जो BDO होता है उसके अधीन 5 ग्राम पंचायतें होती हैं। इसी के साथ साथ किसी ग्राम पंचायत की अगर प्रथम बैठक की बात करें तो प्रथम बैठक उस ग्राम पंचायत के गठन के 30 दिन के भीतर होना अनिवार्य है। या ग्राम पंचायत का गठन जब भी होगा उसके 30 दिनों के अंदर, यानी कि 1 माह के अंदर पहली बैठक होना अनिवार्य है। और किसी आवास समूह को ग्राम सभा घोषित करने और उसका नाम निर्धारित करने संबंधी जो कार्य है वो राज्य सरकार करती है। देखिए फ्रेंड्स, ग्राम पंचायत के चुनाव की जो जिम्मेदारी होती है वो राज्य सरकार की होती है। इसलिए किसी क्षेत्र को ग्राम सभा घोषित करना ये राज्य सरकार का काम होता है। ये भी आपको याद रखना है। और ग्राम सभा की जो प्रत्येक 2 वर्ष में आम बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो ग्राम प्रधान करता है, क्योंकि वो ग्राम सभा का
मुखिया है या ग्राम पंचायत का मुखिया है। और जो ग्राम पंचायत है उसमें भी 6 समितियां बनाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए कल्याण समिति होती है, और इन समितियों की जो सभापति होती है, मुखिया होती है, हमेशा महिला ही होती है, ये भी आपको याद रखना है। ग्राम पंचायत में जो समितियां बनाई जाती है उनकी अध्यक्ष कौन होती है, तो हमेशा महिला ही होती है। 6 प्रकार की जो समितियां होती है। अगला है न्याय पंचायतें 500 रुपये तक के मूल्य के मामलों की सुनवाई कर सकती है, ये भी आपको याद रखना है। और इन्हीं पंचायतों को फौजदारी के छोटे छोटे मामलों में भी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंड देने का अधिकार है। और जो ये पंचायतें हैं ये 100 रुपये तक का जुर्माना लगा सकती हैं, लेकिन जेल नहीं भेज सकती हैं, इतनी पावर इनमें नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है ग्राम पंचायतों के जो सारे अभिलेख होते हैं तो वो ग्राम प्रधान के पास होते हैं, यानी कि ग्राम पंचायत का जो भी लेखा जोखा है वो प्रधान के पास होता है। और ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है उसकी नियुक्ति भी ग्राम पंचायत ही करती है, ये भी आपको याद रखना है। ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो ग्राम पंचायत खुद करती है। अब हम पढ़ेंगे नगर निकाय प्रणाली, यानी कि शहरों में जो नगर निगम होते हैं, गांव में नगर पंचायतें होती है ना। नगर निगम उस क्षेत्र को घोषित किया जाता है जहाँ की जनसंख्या 90,000 से 1 लाख के अधिक हो, उसी को नगर निकाय घोषित किया जाता है, नगर निगम घोषित किया जाता है। इसमें पहला पॉइंट पढ़ेंगे, राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत की अगर बात करें तो 1916 में संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम के तहत 1916 में ही की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर नगर निकाय प्रणाली या नगर निगम को संवैधानिक दर्जे की बात करें, 72वां संविधान संशोधन 1993 इनको संवैधानिक दर्जा दिया जाता है, जैसे कि 1993 में ही 73वां संविधान संशोधन होता है और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। और नगर निगम को 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 1993-94 में दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है 1994 में इन निकायों के लिए अधिनियम पास किया गया, यानी कि जो नगर निकाय है, नगर निगम है या नगर पालिका परिषद है, इनके लिए जो अधिनियम पास किया गया तो 1994 में किया गया। यानी कि जो नगर निगम की व्यवस्था की गई 1994 से ये लागू किया गया, ये भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें वर्तमान में जो नगर निगम की संरचना है वो किस प्रकार से है, जैसे कि पंचायती राज त्रिस्तरीय थी, 3 भागों में इसको बांटा गया था, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत। वैसे जो नगरीय स्वायत्त व्यवस्था है या फिर नगर निगम प्रणाली है उसको कितने भागों में बांटा गया है, तो वो भी 3 ही है। सबसे ऊपर है नगर निगम। तो नगर निगम बनने के लिए जनसंख्या पहाड़ों में 90,000 और मैदानी भागों में 1 लाख से अधिक होनी चाहिए, तभी उस क्षेत्र को नगर निगम घोषित किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। नगर निगम बनने के लिए जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, तो पहाड़ों में 90,000 की आबादी होनी चाहिए और शहरों में 1 लाख की आबादी होनी चाहिए, तभी जाके उस क्षेत्र को नगर निगम घोषित किया जाएगा। और नगर निगमों की रचना की अगर बात करें तो इसके प्रमुख को कहते हैं महापौर या फिर मेयर। मेयर या महापौर क्या होता है, नगर निगमों का जो प्रमुख होता है उसी को मेयर या महापौर कहते हैं। और इसके साथ साथ एक व्यक्ति और होता है डिप्टी मेयर, जैसे कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं वैसे ही मेयर और डिप्टी मेयर होते हैं। इसके साथ साथ जो इसके नीचे काम करते हैं सभासद या जो पार्षद होते हैं वो इनके नीचे काम करते हैं, सदस्य के रूप में काम करते हैं, है ना। अगर महापौर यानी कि नगर का जो प्रमुख होता है महापौर या मेयर, इसी के साथ साथ जो इसके सदस्य होते हैं इनके चुनाव की अगर बात करें तो ये 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और प्रत्यक्ष रीति से चुने जाते हैं। प्रत्यक्ष रीति जैसे कि मैंने बताया है 18 वर्ष से अधिक जो लोग वोट देते हैं तब जाके सदस्य चुने जाते हैं, तो उसी को प्रत्यक्ष रीति कहते हैं, यानी कि सीधे सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं 5 सालों के लिए मेयर और सदस्य। जबकि जो डिप्टी मेयर है या फिर डिप्टी महापौर है उसका चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होता है। इसके चुनाव की बात करें तो जो सदस्य जनता ने भेजे हैं तो उन्हीं के द्वारा इस डिप्टी मेयर का चुनाव किया जाता है, उसी को अप्रत्यक्ष रीति कहते हैं। और राज्य में अगर नगर निगमों की बात करें तो राज्य में टोटल 11 नगर निगम है। पहले 9 थे, हाल ही में 31 अक्टूबर 2024 को 2 नए निगमों की घोषणा की गई। वो 2 कौन कौन से थे, एक तो अल्मोड़ा था और दूसरा पिथौरागढ़ था। कब घोषित किए गए, तो 31 अक्टूबर 2024। अब टोटल कितने हैं, 11 है। पहला देहरादून है, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, रुड़की, ऋषिकेश, कोटद्वार, श्रीनगर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। तो टोटल नगर निगमों की संख्या कितनी है, 11 है। अगर पर्वतीय क्षेत्र में स्थित नगर निगम की बात करें तो पूर्ण रूप से पर्वतीय क्षेत्र का पहला नगर निगम है श्रीनगर, जो कि 31 अक्टूबर 2021 को घोषित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है।
अब हम पढ़ेंगे इसका जो दूसरा या फिर मध्यवर्तीय निकाय होता है नगर पालिका परिषद। नगर पालिका परिषद की अगर बात करें तो इसके निर्माण के लिए जो जनसंख्या या आबादी है मैदानी क्षेत्र में 50,000 से 1 लाख और पहाड़ी क्षेत्र में 50,000 से 90,000 तक होनी चाहिए, तभी जाके उस क्षेत्र को नगर पालिका घोषित किया जाएगा। और नगर पालिका की रचना की अगर बात करें किस किस से मिलकर नगर पालिका बनती है, तो नगर पालिका का जो अध्यक्ष होता है, इसी के साथ साथ सभासद यानी कि जो सदस्य होते हैं जो 5 वर्ष के लिए प्रत्यक्ष रीति से चुने जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। नगर पालिका परिषद का जो अध्यक्ष है और सभासद है यानी कि सदस्य है, ये प्रत्यक्ष रीति से चुने जाते हैं, जबकि ग्राम पंचायतों में जो अध्यक्ष था उनको सदस्य चुन रहा था, है ना। यही चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है, किसमें अध्यक्ष को जनता चुनती है, किसमें अध्यक्ष को सदस्य चुनते हैं। तो नगर पालिका परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं और इसी के साथ साथ जो सदस्य होते हैं, इनको 5 वर्ष के लिए प्रत्यक्ष रीति यानी कि जनता द्वारा इनका चुनाव होता है। अगर वर्तमान में बात करें नगर पालिका परिषद है तो टोटल 45 नगर पालिका परिषद है। और सबसे पुरानी नगर पालिका परिषद की बात करें तो मसूरी है। सन 1842 में मसूरी नगर पालिका परिषद की स्थापना हुई थी। अब तीसरा है नगर पंचायत। इसमें सबसे निचले स्तर का निकाय है नगर पंचायत। नगर पंचायत में अगर आबादी की बात करें तो 5,000 से 50,000 तक कस्बों या नगरों की जनसंख्या होनी चाहिए, तभी जाके उस क्षेत्र को नगर पंचायत घोषित किया जाएगा। अगर इसकी रचना की बात करें तो इसमें भी अध्यक्ष होता है और सदस्य होते हैं, और ये भी 5 वर्ष के लिए प्रत्यक्ष रीति से चुने जाते हैं। इसके अध्यक्ष और सदस्य दोनों किस रीति से चुने जाते हैं, तो प्रत्यक्ष रीति से जनता द्वारा चुने जाते हैं 5 सालों के लिए। अगर वर्तमान में नगर पंचायतों की बात करें तो 51 नगर पंचायतें उत्तराखंड के अंदर है, जिसमें से 3 नगर पंचायतें बद्रीनाथ, केदारनाथ तथा गंगोत्री, यहाँ पर चुनाव नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ पर जो सदस्य है वो मनोनीत होते हैं, इनको मनोनीत किया जाता है। चुनाव कहाँ पर होते हैं, तो यमुनोत्री में होते हैं। ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन आता है कि चारों धामों में किस नगर पंचायत में चुनाव होता है, तो यमुनोत्री में चुनाव होता है, जबकि केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री में मनोनीत सदस्य होते हैं या मनोनीत किए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे राज्य निर्वाचन आयोग यानी कि उत्तराखंड का जो निर्वाचन आयोग है, जो इलेक्शन कमीशन है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर बात करें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के में किसका प्रावधान है, तो राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। और राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात करें तो 30 जुलाई 2001 को उत्तराखंड निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। और इसके जो पहले आयुक्त थे, इलेक्शन कमिश्नर थे दुर्गेश जोशी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। राज्य के पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, दुर्गेश जोशी थे। अगला पॉइंट है, तो राज्य निर्वाचन आयोग है संविधान के अनुच्छेद 243 तथा 243 के तहत, ये ओ है, ओ के तहत क्रमशः पंचायतों एवं शहरी स्थानीय निकायों को 5 वर्षों के अंतराल पर निर्वाचन संपन्न कराता है। अगर वर्तमान निर्वाचन आयुक्त की बात करें, इलेक्शन कमिश्नर की बात करें तो वो सुशील कुमार जी हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अब पढ़ेंगे राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि यूकेपीएससी, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके बारे में बात करें तो यूकेपीएससी की स्थापना 15 मई 2001 को होती है। यानी कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कब अस्तित्व में आया, तो 15 मई 2001 को आया। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी में स्थित है। देखिए फ्रेंड, अगर लोक सेवा आयोग की बात करें कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 315 में लोक सेवा आयोग की बात की गई है। इसी के अकॉर्डिंग 15 मई 2001 को लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और इसका जो मुख्यालय हरिद्वार है। इसके पहले अध्यक्ष NP नवानी जी थे। और वर्तमान में अगर टोटल सदस्यों की बात करें कि लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य होते हैं, तो एक तो अध्यक्ष होता है, इसी के साथ साथ 6 सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है। यानी कि टोटल 6 ईयर इनका कार्यकाल होता है। अगर इनकी उम्र 62 वर्ष इन 6 सालों से पहले हो गई भी इनको रिटायरमेंट लेना पड़ता है, या तो 6 साल होगा या 62 वर्ष की उम्र तक इनका कार्यकाल होगा। और जो लोक सेवा आयोग है वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन, जो वर्ष का लेखा जोखा है, किसको सौंपता है, राज्यपाल को सौंपता है। और जो लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और हटाने की शक्ति राज्यपाल पे नहीं है। उनको कौन हटा सकता है, केवल राष्ट्रपति ही हटा सकता है। यानी कि उनकी नियुक्ति तो राज्यपाल ने की है, जब उनको हटाने की बारी आएगी तो राज्यपाल नहीं हटा सकता है, ना ही मुख्यमंत्री, कोई नहीं हटा सकता है।
उनको सिर्फ राष्ट्रपति ही हटा सकता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये एग्जाम में आता है। और इसमें लास्ट पॉइंट है, वर्तमान में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर रविदत्त गोदियाल। पहले थे NP नवानी। 15 मई 2001 को आर्टिकल 315 के तहत हरिद्वार में इसकी स्थापना की जाती है और वर्तमान अध्यक्ष हैं रविदत्त गोदियाल। देखिए फ्रेंड, वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो न्यायमूर्ति गोहनाथन नरेंद्र हैं, गोहनाथन नरेंद्र, ये भी आपको याद रखना है। रितु बारी जी रिटायर हो गई हैं, जो 13वें नंबर की थी, और 14वें नंबर के हैं न्यायमूर्ति नरेंद्र। तो फ्रेंड्स, ये था परीक्षा वाणी का जो 16वां संस्करण है उसका पहला टॉपिक। इसके दूसरे टॉपिक की क्लास जल्द ही आएगी। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप सौर्य एकेडमी पे विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में।